नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम कुछ छोटी छोटी टर्म्स करेंगे जिसमें से हर बार क्वेश्चन उठते हैं, वो टर्म्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपकी है यहाँ पर समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। तो देखिए, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि समाजीकरण होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जो समाजीकरण है ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है। आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन करनी है सबसे पहले कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज के द्वारा सीखता है या समाज द्वारा सीखता है, ठीक है, समाज द्वारा सीखता है। तो यहाँ पर आपकी समाजीकरण की क्या डेफिनेशन बनी है कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह जो आपकी प्रक्रिया होती है, ये जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है ये पूरे जीवन भर जो है वो चलती रहती है, ठीक है। जीवन भर जो है ये समाजीकरण जो है वो आपका चलता रहता है, जीवन भर चलता रहता है, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि आपका जो समाजीकरण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और ये जो आपका समाजीकरण है ये पूरे जीवन भर जो है वो चलता रहता है। अब देखिए, जो आपका समाजीकरण है ये किससे प्रभावित होता है, ठीक है। तो समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं या फिर आप बोल सकते हो कि समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो किस किस से प्रभावित होती है। तो प्रभावित होने वाले कारक देखो, होने वाले कारक, तो प्रभावित होने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है आपका पालन पोषण, ठीक है। आपका पालन पोषण से प्रभावित होता है समाजीकरण। सेकंड आपका यहाँ पर होता है आपका सहयोग। सहयोग, ये टर्म्स बस आपको याद रखनी है। आपके यहाँ पर जो है वो कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहला आपका यहाँ पर पालन पोषण रहेगा, सेकंड आपका सहयोग रहेगा, थर्ड आपका यहाँ पर अनुकरण रहेगा और फोर्थ जो है वो आपका यहाँ पर पुरस्कार एवं दंड रहेगा, पुरस्कार एवं दंड, ठीक है। तो ये आपके समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं या समाजीकरण इनसे प्रभावित होता है। तो पालन पोषण, सहयोग, अनुकरण और पुरस्कार एवं दंड, ठीक है। अब आपको यहाँ पर याद रखनी है कि समाजीकरण की इकाई कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो समाजीकरण की इकाइयां आपको याद रखना है कि इसकी इकाइयां क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपकी समाजीकरण की जो इकाई है, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का जो समाजीकरण है वो कहाँ से शुरू होता है, तो वो उसके परिवार से ही शुरू होता है। परिवार में आपके भाई बहन, दोस्त, सगे संबंधी सब आ जाते हैं, तो परिवार हो गया। सेकेंड आपका यहाँ पर विद्यालय हो गया, बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है तो विद्यालय से अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्शन करता है, तो समाजीकरण की इकाई में आपका विद्यालय आ जाएगा। अध्यापक के साथ आपका जो बच्चा होता है वो इंटरेक्शन करता है तो अध्यापक भी समाजीकरण में आ जाएगा। और फिर जो है वो मीडिया आ जाएगा, मीडिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो समाजीकरण है, इसको जो समाजीकरण की जो इकाइयां हैं वो क्या आ जाएगी, परिवार यानी कि फैमिली, विद्यालय यानी कि स्कूल, अध्यापक टीचर हो गया और मीडिया यानी कि मीडिया, ठीक है। तो ये आपकी समाजीकरण की क्या है, ये इकाइयां हैं। समाजीकरण की इकाइयां 4 इकाई हैं। यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा कि समाजीकरण की इकाई इनमें से कौन सा नहीं है, तो वहां पर आपका नहीं में कुछ और दिया हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वो आपको याद रखना है कि क्या क्या आपके समाजीकरण की इकाई में आता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ 2 प्रकार की एजेंसी दी हुई है समाजीकरण में, ठीक है। तो समाजीकरण में मैं आपको 2 एजेंसी बता रही हूँ, वो एजेंसी कौन कौन सी हैं। तो समाजीकरण की एजेंसी, ठीक है। तो एजेंसी कितनी बताई गई है, तो 2 टाइप की एजेंसी जो है वो बताई गई है। फर्स्ट आपकी है एक्टिव एजेंसी, एक्टिव एजेंसी, एक्टिव एजेंसी, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, ठीक है। तो सक्रिय एजेंसी, हिंदी में इसको इसी तरह से लिखेंगे। तो सक्रिय एजेंसी कौन सी होती है, देखिए, सक्रिय एजेंसी वो होती है जिससे बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो बच्चे पर सीधा प्रभाव कहाँ से पड़ता है, तो बच्चे पर सीधा प्रभाव उसके परिवार से, भाई बहन से, ठीक है, माता पिता हो गया, आपके दोस्त मित्र हो गए, सगे संबंधी हो गए, रिश्तेदार हो गए, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो बच्चे का सीधा यानी कि सक्रिय एजेंसी में आपके परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी, ये जो है सब आपकी किस में आ जाएंगे, ये आपके जो है वो एक्टिव एजेंसी में आ जाएंगे। सेकंड एजेंसी जो होती है वो होती है आपकी पैसिव, ठीक है। एक्टिव और पैसिव एजेंसी 2 एजेंसी होती हैं और पैसिव को हिंदी में कहते हैं निष्क्रिय, क्या कहते हैं, निष्क्रिय एजेंसी, निष्क्रिय एजेंसी। अब निष्क्रिय एजेंसी कौन सी होती है, जिससे आपका जो प्रभाव है, बच्चे पर प्रभाव जो है वो डायरेक्ट नहीं होता, ठीक है। बच्चे पर जो प्रभाव होता है ना, बच्चे पर प्रभाव डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट नहीं
पढ़ता, ठीक है, डायरेक्ट नहीं पढ़ता, वो आपका क्या हो जाएगा, पैसिव एजेंसी हो जाएगा। इसमें आपका जो एग्जाम्पल हो गया जैसे कि आपकी मीडिया हो गई, तो मीडिया का जो प्रभाव है वो आप पर डायरेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, तो यहाँ पर आपका पैसिव एजेंसी में आ जाएगा। जिसका आपका सीधा प्रभाव पड़े वो आपकी एक्टिव एजेंसी में होगा, और जिसका आप पर सीधा प्रभाव ना पड़े वो आपकी पैसिव एजेंसी में हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर हम कुछ जो है, जैसे कि आप आज जो टर्म की है वो है आपकी समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। ये आपको बताया कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और पूरी जिंदगी भर जो है ये चलता रहता है। इसको प्रभावित करने वाले तो आपके समाजीकरण को प्रभावित आपका पालन पोषण, सहयोग, अनुकरण, पुरस्कार एवं दंड। और इकाई है इसकी परिवार, विद्यालय, अध्यापक और मीडिया। इसकी दो एजेंसियां बताई गई हैं, एक्टिव एजेंसी और पैसिव एजेंसी, ठीक है। अब देखिए अब हम नेक्स्ट करेंगे आपकी चाइल्ड सेंटर्ड जो आपकी एजुकेशन है। तो देखिए चाइल्ड सेंटर्ड जैसे मैंने अपने आपको लास्ट वीडियो में एनसीएफ 2005 करवाया था, उसमें हमने एक टर्म यूज की थी वहां पर बालक केंद्रित, ठीक है। क्या यूज की थी, बालक केंद्रित शिक्षा। तो बालक केंद्रित शिक्षा होती क्या है अब वो समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो बालक केंद्रित शिक्षा है, इसको मैंने जो पॉइंट्स हैं वो पहले लिख लिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपकी बालक केंद्रित शिक्षा है, इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका कि बालक केंद्रित शिक्षा के जो समर्थक हैं, ठीक है, जो आपकी बालक केंद्रित शिक्षा जो होती है इसके समर्थक आपकी जॉन डीवी हैं, जो कि आपके अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे ये। तो आपके बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जॉन डीवी थे। इसमें बच्चों की नीड्स के अनुसार जो है वो एक्टिविटीज होनी चाहिए, प्लान किए जाते हैं, यानी कि बच्चों की नीड जो होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चलना चाहिए। बच्चे जिज्ञासु, रचनात्मक और सीखने की जन्मजात क्षमता रखते हैं। इसमें बालक केंद्रित पर इन्होंने जोर क्यों दिया है, क्योंकि जॉन डीवी कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना ये जन्म से ही जन्मजात ही जिज्ञासु होते हैं, रचनात्मक होते हैं और इनमें सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। इसलिए शिक्षा को जो है वो बालक केंद्रित शिक्षा जो है वो रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का जो श्रेय है, यानी कि देखिए ये जो जॉन डीवी ये समर्थक तो इनको कहा जाता है, ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, लेकिन भारत में ये जो बाल केंद्रित शिक्षा का जो श्रेय है वो आपका गीतू भाई बधेका को जाता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसको दिया जाता है, या बालक केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन है, तो वो आपके रहेंगे गीतू भाई बधेका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रगतिशील विद्यालय। तो देखिए यहाँ पर पूछ लिया जाता है कई बार कि प्रगतिशील विद्यालय की जो है वो कब खोले गए थे, तो ये वैसे 1896 में खोले गए थे, हाँ बाद में जाकर इनका विकास हुआ है। तो प्रगतिशील विद्यालय जो है वो शुरू में 1896 में खोले गए थे। और प्रगतिशील विद्यालय जो होते हैं, जैसे एनसीएफ 2005 में करके सीखने पर बल दिया गया है, वो अपने यहाँ पर 2005 में यहाँ पर लागू हुआ, लेकिन ये प्रगतिशील विद्यालय जो है वो इसका जो थीम यही होता है, करके सीखने पर जो है वो बल दिया जाता है। प्रगतिशील विद्यालय में बच्चा समाधानकर्ता बने, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर बच्चा खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान करे। तो प्रगतिशील विद्यालय में इस बात पर जोर दिया जाता है कि जो बच्चा होता है वो समाधानकर्ता बने और महत्वपूर्ण कौशल सीखे और चिंतन सीखे, ठीक है, कौशल भी सीखे और चिंतन भी सीखे। बच्चा वर्तमान जीवन के लिए सीखे, यानी कि बच्चा जो है वो आगे पीछे का कुछ नहीं, जो एज ए प्रेजेंट जो है वो जीवन के लिए सीखे। संपूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक को भगवान मानना गलत है। इसमें कहा गया है कि जो आपका पाठ्य पुस्तक होता है उसको संपूर्ण रूप से जो है वो भगवान नहीं मानना चाहिए, सिर्फ एक मात्र साधन के रूप में आप पाठ्य पुस्तक का उपयोग करें। प्रगतिशील शिक्षा जो होती है, प्रगतिशील शिक्षा या स्कूल में संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का योगदान है। यही आपका प्रगतिशील शिक्षा हो गया। फिर बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक आपके जॉन डीवी है, जो कि आपके यूएसए के जो है वो साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में है कि अधिगम एक सामाजिक, सक्रिय व लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। आपको भी पता है कि सामाजिक प्रक्रिया है आपका अधिगम, सक्रिय भी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां जो होती हैं वो एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये कई बार पूछा गया है कि अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां क्या है, स्वाभाविक है, अस्वाभाविक है, इस टाइप से आपको जो है वो ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें जो बच्चा जो मिस्टेक करता है वो आपके एक स्वाभाविक जो है वो हिस्सा होता है। तो एरर से बच्चे की जो है वो थिंकिंग का हमें पता चलता है, क्योंकि बच्चा जिस टाइप का एरर करता है टीचर को उसी अकॉर्डिंग कि बच्चा किस टाइप से यहाँ पर थिंकिंग कर रहा है, जिस वजह से उसको ये एरर आ रहे हैं, तो जो टीचर है वो बच्चे की थिंकिंग के बारे में जान सकेगा एरर की वजह से, ठीक है। कई बार बच्चे कुछ भ्रांतियां बना लेते हैं जिन्हें गलत संप्रत्यय ना कहकर, बच्चे जो है वो कई बार किसी वर्ड्स के प्रति या कुछ भी भ्रांतियां बना लेते हैं, तो उनको हम ये नहीं कहते कि ये गलत संप्रत्यय है, उनको अल्टरनेटिव कंसेप्शंस कहा जाता है। और क्लासरूम डिस्कशन करके जो है वो उनको ठीक किया जाता है, ठीक है। क्लासरूम में डिस्कशन करके उन बच्चों की जो भ्रांतियां हैं उनको ठीक किया जाता है। तो ये था आपका चाइल्ड सेंटर्ड जो है आपकी एजुकेशन थी। तो चाइल्ड सेंटर्ड जो हमने आपको एनसीएफ 2005 में बताया था कि जो एनसीएफ 2005 में जो आपका पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम है वो आपका पाठ्य पुस्तक से केंद्रित ना होकर आपकी बालक केंद्रित होनी चाहिए। तो वही मैंने आपको बताया कि बालक केंद्रित होता क्या है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है वो शिक्षा के कुछ चर करेंगे, कुछ भेद करेंगे, कुछ उसके सिद्धांत करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे, तो देखिए शिक्षा के सूत्र हैं, शिक्षा के यहाँ पर कुछ सूत्र हैं, कुछ चर हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि शिक्षा, क्वेश्चन आया था कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा जो है वो आपकी कैसी प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए शिक्षा कैसी प्रक्रिया है ये हम अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो 2 ही साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी वही है और क्वेश्चन जो सीधे वही से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है आपके एडम्स। ठीक है, एडम्स के अनुसार जो शिक्षा की जो प्रक्रिया इन्होंने बताई है, इन्होंने द्विमुखी प्रक्रिया बताई है। कैसी प्रक्रिया बताई है? द्विमुखी। ठीक है, तो आपके एडम्स ने शिक्षा कैसी प्रक्रिया बताई है? एडम्स ने शिक्षा जो है वो आपकी द्विमुखी बताई है। इनके कहने का मतलब है कि जो आपकी शिक्षा होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ध्रुव होते हैं। 2 ध्रुव होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 2 चीजें होती हैं। क्या क्या? एक आपका शिक्षक होता है और एक आपका विद्यार्थी होता है। ठीक है, फर्स्ट आपका शिक्षक होता है, सेकंड आपका क्या होता है? विद्यार्थी होता है। तो आपके एडम्स ने कहा कि जो आपकी शिक्षा है ये आपकी द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसमें एक शिक्षक होता है और एक विद्यार्थी होता है। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है? ये आपके एडम्स के अनुसार है। ये ज्यादा क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, लेकिन कई बार एडम्स के अकॉर्डिंग आ जाए तो वहां पर आप करोगे कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, सेकंड आपका यहाँ पर जॉन डीवी और रायबर्न के अनुसार, ठीक है, रायबर्न के अनुसार, इनके अनुसार शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? तो इनके अनुसार जो शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो आपकी त्रिमुखी है। कैसी है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। इनके अकॉर्डिंग जो आपकी शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? त्रिमुखी। तो त्रिमुखी किसके अकॉर्डिंग है? जॉन डीवी और रायबर्न के अनुसार। इनका कहने का मतलब है कि जो शिक्षा होती है उसमें 3 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? इन्होंने कहा कि 3 ध्रुव या चीजें हम बोल सकते हैं, 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट आपका शिक्षक होता है। ठीक है, शिक्षक यानी कि आपका टीचर हो गया। सेकंड आपका यहाँ पर बालक कह सकते हो, छात्र कह सकते हो, विद्यार्थी कह सकते हो यानी कि स्टूडेंट। और थर्ड आपका यहाँ पर होता है पाठ्यक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं करिकुलम। ठीक है, तो फर्स्ट इन्होंने बताया है कि जो शिक्षा जो होता है ये आपकी त्रिमुखी प्रक्रिया होती है और इसमें 3 ध्रुव होते हैं, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। अब इन्होंने जो शिक्षक जो होता है इसको जो है शिक्षक जो होता है, जैसे 3 ध्रुव तो इन्होंने बता दिए, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। अब यहाँ पर ये तो था कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है ये बताया मैंने। अब शिक्षा के चर, ठीक है, शिक्षा के चर। अब इन्होंने क्या बताया कि जो शिक्षक जो होता है ना, शिक्षक आपका स्वतंत्र चर होता है। स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। शिक्षक आपका इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र चर होता है। जो छात्र होता है ये आपका अस्वतंत्र या फिर हम बोल सकते हैं आश्रित। ठीक है, आश्रित चर होता है यानी कि डिपेंडेंट होता है, डिपेंड होता है आपके टीचर्स पर। ठीक है, तो शिक्षक आपका स्वतंत्र चर होता है, बालक आपका आश्रित चर होता है और जो पाठ्यक्रम होता है ये आपका मध्यस्थ चर होता है। क्या होता है? मध्यस्थ चर। तो शिक्षा के चर कितने हैं? शिक्षा के भी 3 चर हैं। शिक्षक यानी कि आपका स्वतंत्र चर हो गया, बालक यानी कि आपका आश्रित चर हो गया, पाठ्यक्रम यानी कि आपका मध्यस्थ चर हो गया। तो यहाँ पर तो देखिए एक सीधा क्वेश्चन अगर आपका यहाँ पर आए क्वेश्चन, जैसे कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको करना है शिक्षा जो है वो आपकी त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, और अगर बाई चांस ऐसे पूछ लिया जाए कि एडम्स के अनुसार जो आपकी शिक्षा है ये कैसी प्रक्रिया है, तब आप द्विमुखी करोगे। नहीं तो आप हर एक में अगर सीधा ही पूछा जाए कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है तो वहां पर आप त्रिमुखी करोगे। ठीक है, तो शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है और इसमें किस किस को शामिल किया जाता है? शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। और शिक्षा के चर जो होते हैं, शिक्षा के 3 चर होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर। स्वतंत्र चर कौन सा होता है? आपका शिक्षक होता है। आश्रित चर बालक होता है, छात्र होता है यानी कि स्टूडेंट होता है। और पाठ्यक्रम जो होता है वो आपका यहाँ पर मध्यस्थ चर होता है। ठीक है, अब देखिए शिक्षा के भेद। शिक्षा के चर हमने कर लिए, अब हम करेंगे शिक्षा के भेद। तो शिक्षा के भेद देखिए, सबसे पहले जो शिक्षा होती है वो होती है आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन। अब देखिए ये होता क्या है? अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा में वो शिक्षा जो आप अपने फैमिली से, अपने माता पिता से, इन्वायरमेंट के इंट्रैक्शन से अगर आप सीखते हो, वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा में आती है। ठीक है, यानी कि आपने अपने माता पिता से कुछ सीखा,
ठीक है, अपने परिवार से कुछ सीखा, फैमिली में भाई बहन से कुछ सीखा, वातावरण से, सोसाइटी से, सगे संबंधियों से, मित्र दोस्तों से जो कुछ भी सीखा वो आपकी किस में आती है, वो आपका इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। इसके बाद आपका आता है फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा। ठीक है, क्या आता है? फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा। अब फॉर्मल एजुकेशन में आपका क्या आता है? आपने स्कूल, कॉलेज, अध्यापकों से क्या सीखा। ठीक है, फॉर्मल में क्या आ जाएगा? स्कूल, कॉलेज, अध्यापक। ठीक है, तो स्कूल, कॉलेज, अध्यापक जो है वो आपके फॉर्मल एजुकेशन में आ जाएंगे। और थर्ड आपका यहाँ पर जो है शिक्षा का जो भेद है उसमें आ जाएगा नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है जिसको हिंदी में कहते हैं निरौपचारिक। क्या कहते हैं? निरौपचारिक शिक्षा। ये ऐसी शिक्षा है जिसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी का भी, आपके परिवार का या फिर आपके स्कूल का, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वो आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। इसमें आपके जो डिस्टेंस से आप एजुकेशन करते हो, डिस्टेंस एजुकेशन, आपके जो ई लर्निंग प्रोग्राम है उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षा के 3 भेद हैं। अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन जो आप अपने माता पिता, घर परिवार, फैमिली से सीखते हो। फॉर्मल एजुकेशन जो आप स्कूल कॉलेज से आप जो ग्रहण करते हो वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होगी। नॉन फॉर्मल जिसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जैसे आपकी डिस्टेंस एजुकेशन हो गई और आपका यहाँ पर ई लर्निंग प्रोग्राम हो गया। ठीक है, अब देखिए ये तो शिक्षा के भेद थे। अब कुछ न्यू टाइप्स भी हैं एजुकेशन के, वो देखिए। तो देखिए यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है न्यू टाइप में, क्योंकि यहाँ पर कई बार ये है कि शिक्षा के भेद में, जैसे मैंने आपको बताया, इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये आपको ऑप्शन में ही नहीं दिए हों, तो वहां पर आपका ये न्यू टाइप, क्योंकि न्यू टाइप भी दे दिया जाता है ऑप्शन में, तो न्यू टाइप ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के जो नए टाइप है वो देखिए। तो देखिए सबसे पहले जो आपका न्यू टाइप जो है आपका एजुकेशन का, वो है आपका एक तंत्रात्मक। क्या है? एक तंत्रात्मक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोक्रेटिक। ठीक है, ऑटोक्रेटिक ये आपका एक तंत्रात्मक होता है। इसको जो है, इसके अलावा एक तंत्रात्मक सिद्धांत जो है, इसको इसके अलावा आपका जो है वो निरंकुशवादी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरंकुशवादी भी कहा जाता है। इसको प्रभुत्ववादी भी कहा जाता है, प्रभुत्ववादी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ किसी एक का ही यहाँ पर प्रभुत्व हो, यानी कि शिक्षक। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक का ही प्रभुत्व हो, वो आपका एक तंत्रात्मक एजुकेशन हो जाएगा, एक तंत्रात्मक शिक्षा हो जाएगी। सेकंड है आपका यहाँ पर प्रजातंत्रात्मक। प्रजातंत्रात्मक, तो प्रजातंत्रात्मक जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेटिक। अब इसमें क्या होता है? इसमें आपका अध्यापक और स्टूडेंट, ठीक है, अध्यापक और विद्यार्थी दोनों मिलकर अगर कुछ चीज सीखते हैं या कुछ काम करते हैं, कुछ अधिगम करते हैं, वो आपका प्रजातंत्रात्मक में आ जाएगा। इसमें शिक्षक और जो विद्यार्थी होते हैं इन दोनों की ही भूमिका जो है वो समान रूप से होती है। ठीक है, और थर्ड है आपका इसमें हस्तक्षेप रहित, यानी कि विदाउट इंटरफेयर। ठीक है, तो विदाउट इंटरफेयर में आपका क्या आ जाएगा? विदाउट इंटरफेयर में जैसे कि किसी पर भी कोई भी किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, जैसे कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगी, निरौपचारिक शिक्षा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, जो निरौपचारिक शिक्षा जो मैंने आपको बताया सेम वही टाइप हो जाएगा। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ना टीचर का। देखिए यहाँ पर क्या है, आपकी जो डिस्टेंस एजुकेशन मैंने आपको बताई वो आपकी हस्तक्षेप रहित है, डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो आपकी हस्तक्षेप रहित है। ई लर्निंग प्रोग्राम भी आपके इसी के अंतर्गत जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो है वो करने हैं शिक्षा के सूत्र। ठीक है, शिक्षा के सूत्र। तो देखिए सबसे पहले आपका जो शिक्षा का सूत्र जो है वो है आपका ज्ञात से अज्ञात। सिर्फ आपको यहाँ पर सीधे ही ये टर्म्स जो है वो याद रखनी है। ज्ञात से अज्ञात क्या होता है? इसमें एक अध्यापक जो है वो इस टाइप से बच्चों को लर्निंग देता है कि जो बच्चे जानते हैं, ठीक है, बच्चे जो जानते हैं वो तो देखो बच्चे जानते हैं, उसके बाद जो अज्ञात, जो बच्चे नहीं जानते, यानी कि बच्चों से पहले ये पूछ लिया जाता है, जैसे कि पहले हम कोई भी, जैसे क्लास में टीचर आता है, क्लास में टीचर आके कुछ क्वेश्चन करता है, अगर बच्चे जानते हैं तो ठीक है, फिर बच्चे जो जानते हैं उससे जो बच्चे नहीं जानते उस तक का जो अधिगम होता है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो बच्चे नहीं जानते हैं उससे लेकर जो बच्चे नहीं जानते वहां तक का जो सफर होता है वो आपका ज्ञात से अज्ञात होता है। ठीक है, सेकंड होता है आपका विशेष से सामान्य। ठीक है, विशेष से सामान्य।
विशेष से सामान्य। इसमें कहा जाता है कि जो आपका जो टीचर होता है उसको जो एजुकेशन जो होती है वो विशेष से सामान्य होनी चाहिए, यानी कि पहले अगर कोई विशेष बात बताता है तो उसको सामान्य बना देना चाहिए, यानी कि कुछ लास्ट में एग्जाम्पल्स देकर जो है वो सामान्य बना देना चाहिए। और ये जो आपकी होती है वो निगमनात्मक होती है। निगमनात्मक का मतलब ये होता है कि बच्चों को पहले विशेष जैसे रूल वगैरह बता दिए और फिर उदाहरण दे दिए, ठीक है, फिर उदाहरण दे दिए, पहले नियम बताकर और फिर उदाहरण दे दिए, वो आपके निगमनात्मक जो आपका अधिगम होता है या निगमनात्मक आपकी यहाँ पर विधि होती है, ठीक है। पहले बच्चों को क्या दिया जाता है, नियम बता दिया जाता है, रूल बता दिया जाता है और फिर आपको उदाहरण दिया जाता है, तो वो आपकी विशेष से सामान्य इसी से रिलेटेड हो जाती है, ठीक है। थर्ड है आपका यहाँ पर शिक्षा के सूत्र में सरल से जटिल, ठीक है। तो बच्चों को पहले जो है वो सरल पढ़ाना चाहिए, जो चीज़ उनको अच्छी लगती है, उनको जो समझ में आ जाए, पहले सरल सरल चीज़ें बता देनी चाहिए और फिर बाद में जो बच्चों को है वो जटिल की तरफ लेके जाना चाहिए। अगर शुरू में बच्चों को जटिल बता दिया जाएगा तो बच्चे जो है वो बोर हो जाएंगे और आगे पढ़ने में जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो बच्चों को पहले सरल से जटिल जो है वो उसकी तरफ लेके जाना चाहिए। फोर्थ है आपका पूर्ण से अंश, जो कि आपकी गेस्टोल्ड वादियों ने दिया था। पूर्ण से अंश, पूर्ण से अंश का मतलब क्या है, एट द होल, यानी कि पूरा का पूरा ज्ञान। यानी बच्चों को अगर पेड़ के बारे में पढ़ाना है तो पहले बच्चों को पेड़ दिखा दो, फिर पेड़ दिखाकर बच्चों को उसकी टहनी, पत्ती, जड़ें, जितनी भी चीज़ है उनके अंशों के बारे में जानकारी, यानी पहले पूरा का पूरा दिखा दो, फिर उनके हर एक छोटे से छोटे अंश के बारे में बच्चों को जानकारी दे दो, वो होता है आपका पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो भी टॉपिक अध्यापक को करवाना है उनको जो है वो पूर्ण पढ़ना चाहिए, पहले तो उसको पढ़ना चाहिए पूर्ण रूप से और फिर उसको पार्ट में बांट कर जो है वो बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और आगमनात्मक विधि आपको पता ही है। आगमनात्मक विधि क्या होती है, आगमनात्मक विधि होती है पहले बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं, और फिर नियम बताए जाते हैं। और निगमनात्मक मैंने आपको बता दिया, निगमनात्मक में पहले जो है वो नियम बताए जाते हैं और फिर आपको जो है वो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, यानी कि उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। ये आपकी निगमनात्मक विधि होती है। सेकेंड आपकी होती है, नेक्स्ट जो है वो आपकी है अनिश्चित से निश्चित, अनिश्चित से निश्चित, ठीक है। तो अस्पष्ट, इसको अस्पष्ट से स्पष्ट भी बोल देते हैं, तो अस्पष्ट को स्पष्ट करके अध्यापन जो है वो करवाना चाहिए, तो अनिश्चित से निश्चित हो गया। इसके बाद आपका मूर्त से अमूर्त हो गया, मूर्त से अमूर्त विधि, ठीक है, मूर्त से अमूर्त। इसमें क्या होता है कि जो सामने उपस्थित चीजें होती हैं उन पर बच्चों को पहले पढ़ाना चाहिए और फिर बच्चों को अध्ययन करवाते करवाते इस टाइप तक की थिंकिंग बच्चों में पैदा कर देनी चाहिए कि जो आपके सामने उपस्थित नहीं है उनके बारे में भी बच्चे जो है वो अपने दिमाग में इमेजिनेशंस कर सकें। तो मूर्त से अमूर्त जो है वो बच्चों का अध्ययन जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके शिक्षा के सूत्र हो गए। ज्ञात से अज्ञात हो गया, विशेष से सामान्य हो गया, सरल से जटिल, पूर्ण से अंश, अनिश्चित से निश्चित और मूर्त से अमूर्त, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है आपके शिक्षण के सिद्धांत। अब देखिए नेक्स्ट है आपके शिक्षण के सिद्धांत। अब आप क्या कर रहे हो, शिक्षण के सिद्धांत। अब देखिए यहां से सीधा एक क्वेश्चन जो है आपको नोट कर लेना है, लाइन है आपको नोट करनी, क्या कि शिक्षा जो है वो अधिगम के बिना नहीं हो सकती, ठीक है। जो शिक्षा होती है वो आपकी अधिगम के बिना नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन जो आपका अधिगम है ना, अधिगम जो है वो शिक्षा के बिना हो सकता है, शिक्षा के बिना हो सकता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ये लाइन जो है वो दोनों अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से सीधा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है कि अधिगम जो है वो शिक्षा के बिना हो सकता है, यस नो, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया था। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो अधिगम है वो आपका शिक्षा के बिना हो सकता है, लेकिन शिक्षा जो है वो अधिगम के बिना नहीं हो सकती, ठीक है। तो शिक्षा और अधिगम, लर्निंग के बारे में आपको ये चीज जो है वो याद रहनी चाहिए कि शिक्षा जो है वो अधिगम के बिना नहीं हो सकती, लेकिन अधिगम जो है वो शिक्षा के बिना हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके जो सिद्धांत है, सबसे पहले है आपका यहाँ पर उद्देश्य निर्माण, ठीक है। क्या है आपका सिद्धांत में, सबसे पहले है आपका उद्देश्य निर्माण। उद्देश्य निर्माण में क्या है कि अध्यापक जो है वो अध्यापन करवाता है, ठीक है। तो अध्ययन करवाने के लिए जो है उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए कि आज क्या क्या करवाना है बच्चों को, तो अध्ययन के लिए उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए, ठीक है, उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। सेकंड है आपका यहाँ पर पाठ योजना। क्या है, पाठ योजना, यानी कि पाठ योजना का सिद्धांत है इसमें, शिक्षण के सिद्धांत में, कि बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाना है टीचर को पहले उसकी पाठ योजना जो है वो तैयार कर लेनी चाहिए कि बच्चों को कौन कौन सा पाठ कब किस दिन पढ़ाना है, ठीक है। थर्ड है आपका यहाँ पर रुचि का सिद्धांत।
रुचि का सिद्धांत। तो यहाँ पर टीचर जो कुछ भी बच्चों को जो है वो सिखाता है, तो उससे पहले आप जो है टीचर को ये जान लेना चाहिए कि बच्चों की रुचि किस चीज़ में है, किस चीज़ को आज वो अध्यापन करने में रुचि रखते हैं। तो बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग ही टीचर को यहाँ पर पढ़ाना चाहिए। इसके बाद आपका आता है प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत में क्या है कि बच्चों को टीचर जैसे लेसन पढ़ा रहा है, तो लेसन को पढ़ाते पढ़ाते बीच में जो है वो टीचर को स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अध्यापन करवाने से पहले बच्चों को जो है वो एक्टिव करना चाहिए। ठीक है, क्रियाशीलता क्या होता है, क्रियाशील यही होता है कि बच्चों को एक्टिव करना चाहिए। तो बच्चों को पहले कुछ स्टोरी के अकॉर्डिंग या फिर कुछ ऐसी बातें पूछकर जो बच्चे इंटरेस्ट लेते हो, तो बच्चों को पहले कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं तो उससे पहले बच्चों को जो है वो एक्टिव कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर आता है क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता का सिद्धांत में क्या होता है कि बच्चों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, कोई भी अध्ययन करवाते हैं तो बच्चों को क्रमबद्ध तरीके से, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं गणित के तौर पर, तो गणित में जैसे बच्चों को अगर सिखा रहे हो तो पहले उनको प्लस सिखाओ, माइनस सिखाओ, फिर उनको यहाँ पर गुणा सिखाओ, फिर आप उनको डिवीजन सिखाओ। इस टाइप से उनको क्रमबद्ध तरीके से अगर सिखाओगे तो बच्चे जो है वो जल्दी सीखेंगे। उसके बाद जो है वो आपका है यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब देखिए शिक्षण का मुख्य सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा जो है वो लेट सीखता है। तो यहाँ पर टीचर को जो है वो बच्चे की विभिन्नता, यानी कि किस टाइप के बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो टीचर्स को पढ़ाना चाहिए। उनमें किसी प्रकार का भेद भी नहीं करना चाहिए। तो जैसे बच्चे कोई जल्दी सीख रहा है तो उसके लिए जो है वो जल्दी, ठीक है चलो उसको कुछ ज़्यादा काम दे दिया। लेकिन अगर कोई बच्चा जो है आराम से सीख रहा है तो उस पर भी टीचर को जो है वो ध्यान देना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत। अब इसमें क्या है कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, यानी कि क्लास में टीचर जो कुछ भी पढ़ा रहा है वो उपयोगी होना चाहिए। नहीं कि टीचर कुछ भी पढ़ाकर चला जाए, वो क्या होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत, यहाँ पर चीजें हैं वो टीचर्स के बारे में बताई गई है। तो अभ्यास का सिद्धांत है कि टीचर अगर अध्यापन करवाता है, अपनी क्लास में कुछ भी पढ़ाता है, तो उसका जो है वो उसको प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। इस टाइप का जो आपको यहाँ पर जो है वो अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि टीचर जो है कभी भी स्टूडेंट्स के सामने जो है वो ये चीज़ फील ना करे कि कोई स्टूडेंट पूछ ले और टीचर्स को ना आए। तो इसलिए जो टीचर्स को जो वो अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका उद्देश्य निर्माण की क्या कुछ पढ़ाना, उसका उद्देश्य टीचर को बना लेना चाहिए। जो भी क्लास में पढ़ाना है टीचर को जो है वो उसकी पाठ्य योजना बना लेनी चाहिए। टीचर को बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। बच्चों को बीच बीच में प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने से पहले एक्टिव करना चाहिए। क्रमबद्धता का सिद्धांत की बच्चों को जो है वो क्रम के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। व्यक्तिगत विभिन्नता की, हर एक क्लास में हर एक अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत, यानी जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो उपयोगी होना चाहिए, व्यर्थ का नहीं पढ़ाना है। अभ्यास का सिद्धांत की टीचर को हर बार जो है वो अभ्यास जो है वो करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आज सीधा ही कुछ पढ़ा दिया बच्चों को, लेकिन अपनी जो भी टीचिंग, जो जहाँ भी कुछ भी पाठ पढ़ा रहे हैं उसका जो है वो अभ्यास टीचर को करते रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर होते हैं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, तो शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको जो आपका शिक्षण होता है इसको प्रभावित करता है अध्यापक के पढ़ाने का तरीका। ठीक है, अध्यापक के पढ़ाने का तरीका किस टाइप का है, ये आपके शिक्षण को प्रभावित करता है। ठीक है, आसपास का जो वातावरण होता है वो भी शिक्षण को जो है वो प्रभावित करता है। आसपास का वातावरण, ठीक है, आसपास का वातावरण हो गया। नेक्स्ट आपका बच्चे और अध्यापक का स्वास्थ्य भी जो है वो शिक्षण को प्रभावित करता है। बच्चे या अध्यापक का स्वास्थ्य, यानी कि अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो वो ना पढ़ा पाएगा ना बच्चे पढ़ पाएंगे। ठीक है, स्वास्थ्य। और नेक्स्ट है आपका शिक्षण सामग्री। ठीक है, शिक्षण सामग्री किस टाइप की है, वो भी आपकी जो शिक्षण को जो है वो प्रभावित करती है। तो आपकी जो शिक्षण उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अध्यापक के पढ़ाने का तरीका, आसपास का वातावरण, बच्चों और अध्यापक का स्वास्थ्य और शिक्षण सामग्री। तो ये था आपका शिक्षण को प्रभावित करने वाले घटक। मैंने आपको शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, तो सीधा क्वेश्चन आए तो आपको करना त्रिमुखी प्रक्रिया है। और शिक्षा के आपको चर मैंने बताए हैं, शिक्षा के सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं और शिक्षण के सिद्धांत भी बताए हैं। और इससे पहले आपको समाजीकरण बताया है और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है उसके बारे में बताया है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।